ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन के संरक्षक भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जैसा कि सभी साथियों को पता है, जितने भी साथी लोग हैं, हम सभी लगातार संघर्ष कर रहे थे। युवा सत्याग्रह आंदोलन के रूप में हम जयपुर से दिल्ली तक साइकिल यात्रा लेकर गए और सबसे मजबूत काम की कांग्रेस कार्यालय के सामने धरने बैठे, इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई सभी साथियों ने। उसकी बदौलत आज चाहे हमारी सारी मांगे हैं, विज्ञप्ति जारी करने का जो आंदोलन था उसके तहत चाहे विज्ञप्तियां जारी हुई हो, अभी 2-3 भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी भी हो गई, चाहे कैडर निर्माण का कार्य हो, चाहे ओबीसी के इश्यूज हो या अदर वैकेंसी से रिलेटेड इश्यूज हो, सभी इश्यूज धीरे धीरे सॉल्व होते जा रहे हैं। और संविदा कर्मियों को नियमितीकरण की मांग भी हमने उसमें रखी थी और उनके जो है सबसे मुख्य रूप से उनको जो पैसा जो है बहुत कम मिलता है, जैसे नर्सेस को 7900 रुपए प्रति माह के हिसाब से हो, चाहे एएनएम को और कम हो, पैरामेडिकल स्टाफ को और भी कम मिलता है। साथ ही जो है फार्मासिस्ट हो चाहे अदर कैडर्स हो, सभी कैडर्स को बहुत कम सैलरी और मानदेय जो है एनएचएम के अंडर में मिलता है, चाहे संविदा के किसी भी जगह पे लिया जाता है। जैसे यूटीबी पे भी कई जगह पे 7900 रुपए प्रति माह का जो है पैसा इन लोगों को मानदेय के रूप में मिलता है। लेकिन यूटीबी पर भी हमने अब आने वाली जितनी भी वैकेंसीज है उनमें, जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अच्छी सैलरी का काम पहले ही राजमेश से उच्च अधिकारियों से बात करने के जरिए हो, चाहे पहले वैभव गलेरिया जी थे, अब चेंज हो गए हैं जो चिकित्सा शिक्षा के हिसाब से। तो पहले उस वक्त हमने काफी प्रयास किए और 26,500 रुपए प्लस कुछ भत्ते होते जोड़कर सैलरी काफी अच्छी करवा कर छोड़ी है। संविदा पे हालांकि हम भर्तियां ही नहीं चाहते, सीधी बात यह, संविदा प्रथा का हम खुद विरोध कर रहे हैं बहुत जबरदस्त। इसके खिलाफ हमने एक मोर्चा खोल रखा है और उसी मोर्चे के दौरान हम चाहते थे कि भी जो संविदा कर्मी उनको परमानेंट का भी एक जो है मुकाम मिले। काफी समय से हम इसके लिए संघर्ष कर रहे थे साथियों। तो इसमें सबसे पहले जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनको परमानेंट करने के लिए हमने मजबूती से जो मांग उठाई थी, हालांकि हमारी मांग सरकार ने सुनी थी उस वक्त, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम परमानेंट करेंगे, लेकिन हमें इस तरह का परमानेंट नहीं होना। हमारे सभी साथियों को जिस तरह से ये परमानेंट करने की प्रक्रिया सरकार चला रही है, सरकार ने आनन फानन में, चाहे हमारे दबाव में आके, चाहे किसी भी तरह से जो ये कदम उठाया है, ये कदम सही तरीके से नहीं उठाया। एक सरकार ने जो एक ये मान लीजिए बेवकूफ बनाने का इसमें जो संविदा कर्मियों को काम किया है वो बहुत गलत है, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सरकार को साफ और स्पष्ट शब्दों में इस वीडियो के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी तक, और उनकी जो आईटी सेल है वो सारी की सारी हमारे इन वीडियोस की सारी चीजें, जो मांग पत्र हो चाहे सारी चीजें हो, जो आगे की एक्टिविटीज हो, उन सबको मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करती है। तो मैं उसको आईटी टीम को भी ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बाद में आप लोग कहेंगे कि इस तरह कर दिया, वैसे कर दिया, ये आंदोलन हो गया, वो हो गया, तो पहले ही सुन लें आप लोग, क्योंकि सरदार शहर चुनाव भी आ रहे हैं और आगे भविष्य में गुजरात और हिमाचल में भी चुनाव अभी चल रहे हैं। तो चलो हिमाचल का तो काम हो गया चुनाव का, लेकिन अभी गुजरात में भी चुनाव है। तो जिस तरह से सरकार बाहर जाके गुजरात में ये कह रही है कि भी संविदा कर्मियों को हमने परमानेंट कर दिया, और यहाँ राजस्थान के संविदा कर्मी खुद बहुत ज्यादा पीड़ित है, परेशान है। आप देखिए जिस तरह से कल परसों जो एक पूरा सरकार ने जो एनएचएम के कर्मियों का पूरा कच्चा चिट्ठा डाला, उसमें जो सैलरी का, पे ग्रेड का जिस तरह से किसी को कम कर दिया, किसी को बढ़ा दिया। चलो बढ़ाना अच्छी बात है, बढ़ाने के लिए हमने मांग रखी थी, जैसे नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे सभी पद हो, शुरू से लेके जो इकाई से लेके यानी छोटे से छोटे पद से लेके ऊपर तक के मीडियम जो पद है उनको तो काफी इसमें लाभ मिला है। हमने मांग रखी थी कि 26,500 जो सैलरी है वो नर्सेस की होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली जो 80-20 का जो 60-40 का जो रेशियो होता है केंद्र और राज्य सरकार के हिसाब से, तो उस हिसाब से इन्होंने 18,900 के लमसम लेके आ गए हैं ये, क्योंकि खुद के पास से तो राज्य सरकार कुछ देना ही नहीं चाहती, केंद्र से ही लेना चाहती है पूरा। तो लगभग 18-19 हजार रुपए वो जो केंद्र से आएगा वो ऐसे कैसे इन लोगों को दे दिया जाएगा। 9-18-27 का इन्होंने जो है प्रमोशन के हिसाब से, आगे परमानेंसी के हिसाब से पूरा जो नियम बनाया है वो भी इन्होंने चेंज कर दिया। फिर साथ में संविदा के
अंडर में इसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल सर्विस रूल्स 2022 जो इन्होंने बनाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो रूल्स बनाए हैं, तो उसमें सीधी सी बात यह है कि एक्सपीरियंस तो आप लोग जीरो ही कर रहे हो। आने वाले वक्त में जब वो परमानेंट होंगे उससे पहले का जो एक्सपीरियंस उसको इसके अंतर्गत आते ही एक्सपीरियंस जीरो कर रहे हो, ये बहुत गलत है। बहुत सारी चीजें गलत है साथियों, इसमें बहुत सारे संशोधन होने। तो ऐसे में सरकार सीरियस ले इन चीजों को। जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की सैलरी 25,000 प्लस इंसेंटिव है, ये आपने इसमें 18,900 दिखा रखा है, जबकि आपको जो बाबू जिस यूडीसी ने ये जो सिस्टम तैयार किया, मुरारी जी गुप्ता जी हैं जो मुख्य रूप से जिनके नाम इसमें आ रहा है कि भी उन्होंने ही इसमें स्पेशल अहम भूमिका निभाई। उनको जब इस चीज के बारे में नहीं पता था, जब परिपक्व लोगों को आप लोगों ने नहीं बिठाया, एक्सपर्ट कमेटी जो इसमें बैठनी चाहिए थी, वो एक्सपर्ट कमेटी के अंदर हर एक कैडर के एक एक दो दो लोगों को आपको लेना चाहिए था। जो कमेटी बनी उसमें वो हर व्यक्ति को पता है कि उसका कैडर कहां किस डिग्निटी पे रहता है, और साथ में उसकी सैलरी पे रोल या पे स्केल जो है या पे ग्रेड क्या है, किस तरह से उसको किसके इक्विवेलेंट रखना है, पूरी चीजें उनको खुद को पता रहता है, और उनके अधिकारों का उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और परमानेंट आगे चल के होंगे तो किस तरह से उनको परमानेंट किया जा सकता है। इसमें सुझाव खुद संविदा कर्मियों के इनको मांगने चाहिए थे। मुझे नहीं पता कि इन्होंने किस तरह की कमेटी बनाई, किस तरह से ये किन किन लोगों को इस कमेटी में लिया, और किस तरह से बिना सोचे समझे आनंद फानन में या गुजरात चुनाव में दिखाने के हिसाब से, या किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाने के हिसाब से दीपावली पे इस तरह की घोषणाएं करी। चलो घोषणा की अच्छी बात है, परमानेंट करने के लिए अगर आप मुहिम चला रहे बहुत अच्छी बात है, हम इसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन सरकार को इस तरह का जो ये घटिया मजाक जो किया है संविदा कर्मी भाइयों के साथ, ये बहुत गलत है। सरकार को इस पर तुरंत प्रभाव से संशोधन करते हुए और अच्छे कदम उठाते हुए सभी संविदा कर्मियों के जो जितने भी कैडर्स हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनको जो लीडर्स हैं या उनको सभी को बुलाकर एक बैठक रखनी चाहिए। और ये हमने मांग भी रखी है इसके विषय पे। जैसे आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनका 18,900 आपने कर दिया, किस तरह से कर दिया भाई, किससे पूछ के कर दिया आपने? और हमें यह समझ में नहीं आता कि जिनकी 25,000 प्लस इंसेंटिव सैलरी है, केंद्र सरकार से हमने लिखवा के दे दिया, सारी चीजें आपको करवा के दे रखी है, केंद्र सरकार से हमने कह दिया, किसी भी कैडर के लिए आज तक स्पेशल किसी के लिए लेटर नहीं आया केंद्र सरकार से कि भाई इन लोगों को परमानेंट कर सकती है राज्य सरकार अपने स्तर पे। आज तक किसी भी कैडर के लिए नहीं आया, पहली बार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आया। और वो आपको पता है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि जल्द ही केंद्र सरकार इसके लिए पत्र लिखेगी राज्य सरकारों को, और वो हुआ। आज से 3 महीने पहले से हम लोग इस चीज के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे साथियों। तो साथियों जो चीज है वो सारी चीजें आपके सामने है। दिल्ली गए, उसके बाद ही ये नियमितीकरण का जो है प्रोपेगेंडा पूरा सरकार ने चलाया, अपनी बढ़ाई लेने के चक्कर में चलाया या किस तरीके से चलाया, लेकिन इसको सही रूप से नहीं किया गया, सही तरीका नहीं था इन लोगों का। अब तक भी कर्मचारी पूरी तरह से असमंजस में है। पहली बात तो ज्यादातर लोगों को 99% लोगों को यही समझ में नहीं आया कि वो लोग परमानेंट हो रहे हैं तो किस तरह से हो रहे हैं, उनकी पे ग्रेड क्या रहेगी, पे रोल क्या रहेगा, हर कुछ आपने लिख के डाल दिया, कुछ भी शो नहीं किया उसमें। किस तरह से उनके आगे चल के एक्सपीरियंस गिने जाएंगे, किस तरह से क्या रहेगा, कौन कौन से कैडर्स जो मुख्य रूप से लिए हैं, तो उसमें भी कई कैडर आपने छोड़ दिए, कई कैडर्स के जो रियल में परमानेंट होने थे वो भी कर दिए। प्लस एसपीएम जैसा पद, जैसे भी बहुत बड़ी बात है कि भी एसपीएम या एसपीओ जो है स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर या स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, या इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं जो मैनेजमेंट का पूरा काम एनएचएम का देखती हैं। सबसे ऊपर जो जैसे नोडल ऑफिसर्स हैं, इनसे जस्ट नीचे इनके इक्विवेलेंट पद हैं, एज ए आरएस ऑफिसर के इक्विवेलेंट पद आते हैं। ये 1,80,000 उनकी सैलरी है, किसी की 2 लाख है, किसी की 1.5 लाख है, किसी की 1 लाख सैलरी है। उससे नीचे के जो पद हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं या जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, आप देखिए उनकी सैलरी कितनी ज्यादा सैलरी, और उसके बाद भी उनको किसी को आपने 22,000 के इक्विवेलेंट रख दिया, 22,130 के इक्विवेलेंट रख दिया, किसी को आपने 28,000 के इक्विवेलेंट रख दिया, डाउन कर दिया पूरी तरह से। और जो ऊपर वाले जो पद थे उनको तो आपने नीचे कर दिया, और जो मध्यम या उससे स्टार्टअप वाले पद थे, यानी कि थोड़े नीचे लेवल से स्टार्टअप होता है जिनका पदों का, चाहे 4th क्लास से स्टार्टअप हो कोई तरीके से भी, तो उनको आपने अपग्रेड करने का प्रयास किया। अपग्रेड करने के लिए हमने मांग रखी थी, न कि
किसी को वापस नीचे डाउन करने के लिए। तो ये बहुत ही गलत कदम है सरकार का कि भी इस तरह से कि भी जो अपग्रेड वाले हैं तो जो पहले से अपग्रेड हैं तो उनको हमने मांग रखी थी कि भी बाद में मिले हम लोग, उषा शर्मा मैडम से भी मिले, चीफ सेक्रेटरी मैम से भी मिले, सीएमओ में भी हमने बात की, सीएमओ में भी मिले हम लोग। अभी सीएमओ में जो बैठक थी अभी 3-4 दिन पहले, उसमें जैसे ही हमें ये पता चला तो उस वक्त हमने पहले ही इसका थोड़ा सा मेरे कानों में बात आ गई थी, हमने पहले ही ये मांग रखनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब ये लेटर जारी हुआ और ये सब चीजें आई सामने तो बहुत दुख हुआ कि आपने इसको पूरी तरह संज्ञान में नहीं लिया। एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के यहां से ये फाइलें निकलती है, ज्यादातर इस तरह के नियमों की भी फाइनेंस ही तय करता है किसकी क्या सैलरी है, किस तरह से क्या है। तो डीओपी, फाइनेंस सभी को मिलकर इस पे एक वापस बैठक रखनी चाहिए और कमेटी बुलानी चाहिए। उषा शर्मा जी मैम से भी मिला था मैं, डॉक्टर पृथ्वी जी से भी मिला था। डॉक्टर पृथ्वी जी ने पत्र भी लिखा कि पूर्व में जिनकी जितनी सैलरी थी उनको यथावत रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने वापस से पत्र भी लिखा। हालांकि इसमें भी एक लाइन में डला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भी लिखा हुआ नहीं है। पहले जो सैलरी है जिन लोगों की उनको भी यथावत रखा गया। साथ ही जो इनको आने वाली वैकेंसीज हैं, जो विज्ञप्तियां, जो रिक्रूटमेंट ली जाएंगी, रिक्त पद है, उनके हिसाब से भी रखना है। फिर ऊपर से आपने 15 दिसंबर तक स्क्रीनिंग का भी इसमें डाला है कि भी इसमें स्क्रीनिंग भी की जाएगी, किस तरह से क्या किन किन लोगों को। तो स्क्रीनिंग की कोई प्रोसेस आप लोगों ने इसमें क्लियर नहीं की, हर चीज में आप लोगों ने इस तरह से गलत तरीके से इसको वो किया, जो प्रेजेंट किया। और दूसरी बात, इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है पूरे आदेशों में। ये तो चलो हम लोगों को तो इसलिए नॉलेज है क्योंकि हम डिपार्टमेंट के टच में है, सारी चीजें हमें पता है। तो सरकार इनको संज्ञान में ले, सारी चीजें स्पष्ट करे, पूरी तरह से इसको वापस लेते हुए इसको जो है जो ऊपर की पोस्टें हैं उनसे रिलेटेड स्पेशल संशोधन करते हुए वापस लेके इसको वापस संशोधित करके और अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाए। और नर्सेज की भी 26,500 तक तो कम से कम होनी चाहिए। साथ में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो है 5200 पे ग्रेड की आपने फाइल चलाई थी कि भी हम स्टार्टअप करें राजस्थान से 5200 पे ग्रेड की। इस वीडियो के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि आपके पास 5200 पे ग्रेड की फाइल आई थी, आपने इसको वापस पीछे बैक धकेलने का प्रयास किया, जबकि 4800 पे ग्रेड की तो हरियाणा में भी है और केंद्र सरकार ने भी 4800 पे ग्रेड का तो पहले से तैयारी कर रखा है पूरा खाका। तो 4800 पे ग्रेड तो कम से कम होनी चाहिए थी इन लोगों की। और स्थायी, हमें इस तरह का स्थायीकरण नहीं चाहिए हमें। भाई आपने तो एक तरीके से आजीवन संविदाकरण कर दिया, ये स्थायीकरण नहीं है, नियमितीकरण नहीं है, ये हमें स्थायीकरण चाहिए हमारे सभी साथियों का। और जो स्थायीकरण चाहिए तो वो इस तरह का स्थायीकरण चाहिए कि भी स्थायी नौकरी के ऊपर स्थायीकरण चाहिए, ना कि संविदा की ही नौकरी पे नियमितीकरण चाहिए। ये बंधुआ मजदूरी है, गलत तरीका है आपका, आपने भ्रमित किया सभी लोगों को। सरकार तुरंत प्रभाव से इस फैसले को पुरजोर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से सभी संविदा कर्मियों के पक्ष में रखते हुए जल्द से जल्द पॉजिटिव फैसला ले, अन्यथा सरकार को बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। और सरकार को पता है मैं तो बोस हाँ, और स्पेशली मिलना भी जानते सरकार से, अभी ढंग से आगे चल के सरकार से बात भी करेंगे, वार्ता में बुलाएगी सरकार, तब मिलेंगे, बैठ के बात भी करना चाह रहे हैं कि भी इस सप्ताह में कुछ ना कुछ बैठेंगे। आज रोली सिंह मैडम आई थी दिल्ली से, कल आई थी मैडम, और उन्होंने राउंड अप भी किया है, एसडब्ल्यूसीज का भी किया है। उसमें रोली सिंह मैडम ने स्पेशली पॉइंट डाला है कि सीएचओ और एएनएम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पाए गए। तो हम वो भी, मैंने आज सुबह मैं मिला, जब मैडम जा रही थी दिल्ली के लिए, निकल रही थी दौसा से होते हुए, जाना था उनको, तो उससे जस्ट पहले मैं मिला था आज सुबह 10 बजे के करीब। तो मतलब मैम ने हमें आश्वासन दिया कि भी दिल्ली वो मिलेंगी और सारी समस्याओं सुनेंगी। और जो बजट वो लोग भेज रहे हैं, जब इनको दिक्कत कहां आ रही है, अच्छी पीआईपी सरकार बनाकर भेजे, इसके लिए भी हमने यहां भी कहा, उनको भी कहा कि आप ढंग से इनको कहिए कि अच्छी पीआईपी बना के भेजें। 2900 रुपए प्रति माह में नर्सेज का शोषण हो रहा है, एएनएम की इतनी कम सैलरी, पैरामेडिकल स्टाफ हो चाहे फार्मासिस्ट, सबकी बहुत कम सैलरी है। तो इन्होंने भी पत्र लिखा था, स्थायीकरण के लिए पत्र लिख सकते हैं तो मैडम इन चीजों के लिए भी लिख सकते हैं। तो मैडम ने कहा है कि मैं पक्का इस पे कुछ ना कुछ संज्ञान लूंगी और जल्द ही इस पे एक कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस रखते हुए सभी की बैठक लूंगी, जिससे राजस्थान में जो शोषण हो रहा है उसको रोका जा सके और अच्छे से अच्छा पेमेंट मिलेगा तो अच्छा काम करेंगे सभी लोग, साफ मैडम को मैंने कहा। तो मैडम ने भी आश्वासन दिया कि इस तरह से जो ये डिग्रेडेशन हो, चाहे मतलब जो पोस्ट है उनकी सैलरियां ऊपर नीचे करना, किसी को भी पता नहीं है, किसी व्यक्ति को, ऐसे लोगों को, अपरिपक्व लोगों को आपने बिठा दिया और ऐसे नहीं चलेगा।
इसमें सभी का जो सम्मानजनक जो वेतन है, मानदेय है, वो रहना जरूरी है, तभी लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। तो सरकार तुरंत प्रभाव से इसको पॉजिटिव तरीके से रखते हुए जल्द से जल्द इसका समाधान करे। और अब इसके बाद हम सीएम लेवल पे भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी यह मांग रखेंगे, वापस ढंग से मुलाकात करेंगे इस विषय पे और जल्द ही नियमितीकरण के लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हमें बंधुआ मजदूरी नहीं चाहिए, हमें संविदा प्रथा भी भर्तियों के लिए भी पुरजोर विरोध करते हैं। आगे भविष्य में कोई भी संविदा पे भर्ती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ठेके पे हो, चाहे पीपीपी मोड पे हो, किसी भी हाल में एजेंसीज के थ्रू हो, कहीं भी कोई भी किसी भी सोसाइटी के थ्रू हो, कहीं भी वैकेंसी इस तरह की नहीं होनी चाहिए। जो हो डायरेक्ट सरकार स्थायी भर्तियां ले और सुविधा पे भी ले कोई बाई चांस तो बहुत अच्छे समान कार्य समान वेतन के अनुसार सम्मानजनक वेतन पे ले, अन्यथा किसी के साथ इतना आप बेइज्जत नहीं कर सकते, ये गलत है। लास्ट में मैं आपको साथी स्पेशल तौर पे, चाहे हमें इस लड़ाई को इस तरह से तो लड़ना ही आंदोलन के माध्यम से और आधिकारिक और राजनीतिक रूप से सब तरीके से हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन दूसरा जो न्यायालय का रास्ता है वो भी हम अपना रहे हैं। साथियों, जल्द ही हम कोर्ट में जा रहे हैं इस मामले को लेकर और जल्द ही कोर्ट में भी इस लड़ाई को शुरू किया जाएगा उच्च स्तर पे, और किसी भी हद तक हमें जाना पड़े हम इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। साथियों, ये आप सभी से वादा है, लेकिन साथ आपको भी देना पड़ेगा, सभी को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। साथियों, मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें पूरा क्लियर करूंगा आपके सामने कि इसमें क्या क्या कमियां रही, क्या क्या फायदे तो खैर गिने चुने ही है। इसमें लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि भी परमानेंट का, लेकिन इसमें अभी परमानेंट का ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशली ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, चुनावी प्रोपेगेंडा मान लीजिए, चाहे किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा मान लीजिए। तो सरकार इस चीज को जल्द वापस लेते हुए, वापस लेने की जरूरत नहीं है, इसमें जो अच्छा हुआ है, जिनका अपग्रेड हुआ है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी जल्द से जल्द करते हुए उनका भी संशोधन करके और उनको भी अच्छे से अच्छी सैलरी और साथ में परमानेंट होने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे हर एक साथी तक ये वीडियो पहुंच सके, और हर एक साथी जो इस वीडियो को देख रहा है, संविदा कर्मी साथी, उससे मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे, लेकिन आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। साथियों, लीडर्स आप लोग ही हैं, आप लोग ही इसको लीड करेंगे। मैं इतना है कि इस आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो शोषण हो रहा है ना, ये बंद होना चाहिए और हमारे सभी साथियों के लिए एक मजबूत सेना तैयार होनी चाहिए, जो एक लड़ाई लड़ते हुए इस जो संविदा प्रथा है इसको बंद करते हुए स्थायीकरण की ओर जाए और मजबूत समान वेतन की जो सैलरी का एक जो हमारा मोटिव है उसको हासिल करें। धन्यवाद।